नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा में पानी बचाने की मुहिम के प्रति मनोहर सरकार ने पंचकुला में वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। अमृत जल क्रांति के अंतर्गत 2 दिवसीय जल संगोष्ठी का आयोजन हुआ। पंचकुला के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से जहां सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने 2 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव आयोजित किया। संगोष्ठी में हरियाणा के सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में पानी की उपलब्धता, मांग और पूर्ति के हिसाब से जल संरक्षण करना, बरसात के पानी का संचय करने के लिए बेहतर उपाय करने की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि जिस तरह से हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने पानी दिया है, उसी तरह से हम भी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में जल देना सुनिश्चित करें, जिसके लिए पानी बचाना ही एकमात्र उपाय है और ये जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि संगोष्ठी उस समय हो रही है जब किसानों के मसीहा और उनकी चिंता करने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे। वो सदैव किसानों की बात करते थे। पिछले साल जब मैं उनसे मिलने अस्पताल गया था, उस समय भी उन्होंने मुझसे किसानों का ध्यान रखने की बात कही थी। ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देते हुए यह जल संगोष्ठी उन्हें समर्पित है। वह इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जो कहा वो एक बार सुन लेते हैं। डार्क जोन में आते जा रहे हैं। 2004-05 में 55 ब्लॉक डार्क जोन में थे और अभी आज 2020 में 85 ब्लॉक डार्क जोन में है। क्यों मैडम? 30 ब्लॉक डार्क जोन में बढ़ गए हैं। अगर इसी प्रकार से बढ़ता चला गया तो पानी नीचे का भी मिलना बंद हो जाएगा हमको। इसलिए ये पानी की प्राप्ति नदियों से चाहे मिले, वर्षा से चाहे मिले, उसको संग्रह करना, फिर उपयोग करना, उपयोग के बाद अब जो विधाएं आ गई हैं नई, उसमें उसको ट्रीट करना। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमको उसका पूरा उपयोग यानी पूरा ध्यान करना पड़ेगा ताकि ये ट्रीटेड वाटर बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी प्राप्ति 20 MAF की है और हमारी आवश्यकता 34 MAF की है, तो ये 14 MAF उसी 20 को अगर रिसाइकल करके हम पूरा कर सके तो वही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको पता है कि वो कठिन बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा काम को करना पड़ेगा जन भागीदारी। क्योंकि ये सब कितना ही हम अपने यहाँ इन हाउस योजनाएं बना लें, प्लानिंग कर लें, कितने ही नए नए प्रयोग कर लें, कितना ही बजट खर्च कर लें, लेकिन जनता का सहयोग अगर इसमें नहीं होगा तो चीज सफल होने वाली नहीं है। तो जनता में एक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि पानी ये हमारे लिए भी है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। तो सीएम मनोहर लाल को आपने सुना, उनका कहना था कि 34 MAF पानी चाहिए, 20 MAF उपलब्ध है, लेकिन उस 20 को हम रिसाइकिल करके, रीयूज करके जिस भी माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आसान काम तो नहीं है। दूसरी तरफ एक बात उन्होंने और कही, जनता से अपील करते हुए कि भाई आम जन की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो सकती है और होनी भी चाहिए। उनका यह कहना था कि हम कितना ही पैसा खर्च कर लें, कितना ही अपनी तरफ से इंतजाम कर लें, सरकारी स्तर पर प्रयास कर लें, लेकिन जब तक आम आदमी की, आम जन की इसमें हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक इस संकट से बाहर निकलना आसान नहीं है। वह इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने जो कुछ बड़ी बातें कही थी, पर जरा उन पर ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डाल लेते हैं। मांग और पूर्ति के हिसाब से जल संरक्षण करना जरूरी है। हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप से कोई पानी का स्रोत नहीं है। पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए इसको सहेजना होगा। वर्तमान में हरियाणा में पानी की उपलब्धता 20 MAF है, मांग 34 MAF है। 14 MAF के अंतराल को पूरा करना एक चुनौती है। वर्षा और पहाड़ों से मिलने वाला प्राकृतिक पानी हमारे मुख्य स्रोत हैं। एसवाइल का 3.5 MAF पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा है। अधिकांश पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। उद्योगों के साथ घरों में पीने और अन्य कामों में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। आज हरियाणा प्रदेश के 85 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। बड़ी चिंता की बात है। वर्षा के पानी का संग्रह, भूजल रिचार्जिंग के लिए करना होगा काम, ये कहा। 3R रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज पर काम करने की जरूरत। मांग और पूर्ति के हिसाब से जल संरक्षण करना जरूरी। 3R का जिक्र उन्होंने किया, जिसमें रिड्यूस की बात करेंगे, रीयूज और रिसाइकलिंग, ये तमाम चीजें जिनके माध्यम से हम जो पानी का एक संकट पैदा हो रहा है
उससे बचा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी की खपत हम करते हैं। और 2004-05 में जहां 55 डार्क जोन थे, उनकी मात्रा बढ़कर हरियाणा में 85 हो गई है, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इस चिंता से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसमें उन्होंने कहा जन भागीदारी होना बहुत जरूरी है। सीएम की तरफ से एक चिंता जताने के साथ साथ आम जन से अपील भी की गई, एक तरीका भी सुझाया गया, उस तरीके से हम चलकर इस पर आगे बढ़ सकते हैं। पर चिंताएं अभी भी वाकई बनी हुई हैं, क्योंकि आने वाले कल में जो भूजल स्तर है वो और ज्यादा नीचे जा सकता है और कुछ जगहों पर हो सकता है कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, केसी भाटिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो से, मेहर सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप चारों का बहुत स्वागत है। पहले नेहरा साहब आपसे बात करूंगा मैं। सीएम मनोहर लाल ने संगोष्ठी के दौरान एक बड़ी बात कही कि 2004-05 में स्थिति जो थी, हम उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति में आ गए। पहले जहां 55 डार्क जोन थे, अब उनकी संख्या बढ़कर जो है वो 85 हो गई है। हम अपने स्तर पर तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, तमाम तरह की कोशिशें भी कर रहे हैं, पर यह स्थिति धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ती क्यों जा रही है। हालांकि उन्होंने एक बात कही कि जन भागीदारी बहुत जरूरी है, हम चाहे कितने प्रयास कर लें, जब तक वो नहीं होगा आसान नहीं है इस संकट से निपटना। नेहरा साहब आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज बढ़ाएं नेहरा जी की। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। हाँ जी हाँ जी। देखिए शमशेर जी, देश के अंदर पहली बार ऐसा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पंचकुला में जो 2 दिवसीय अमृत जल क्रांति के अंतर्गत जो जल संगोष्ठी हुई है, पूरे के पूरे 2 दिन किस तरह से जल का हम बचाव करने के साथ साथ किस तरह से बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर सके, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने ये मंथन किया है और बड़े सकारात्मक परिणाम इसके शमशेर जी निकल के आए हैं। और चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, वो जल को बचाने के लिए ज्यादा प्रयास शुरू से उन्होंने दिखाए हैं और उसका असर जो हुआ है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 1.5 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान की खेती को छोड़ करके जो कम पानी की फसलें हैं उनको उन्होंने उगाना शुरू किया है। हरियाणा सरकार के प्रयास का ये असर है कि हमने जो प्रयास किए हैं, हम जो प्रोत्साहित अपने किसान को करते हैं शमशेर जी, आज धान की खेती से दूर जाने वाले किसान को प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार देती है। धान की अगर सीधी बुवाई कोई किसान करता है तो 5,000 रुपए उसको भी प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार देने का काम करती है। इसके साथ साथ जो कम पानी की खपत वाली फसलें हैं, पानी को बचाने के लिए, चाहे वो सरसों है, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो कपास है, चाहे वो मूंग है, इस तरह की फसलों को हमने प्रोत्साहित किया है। और फल फूल और सब्जी बोने वाले किसान के लिए हम भावांतर भरपाई एक योजना लेके आए हैं शमशेर जी, कि उसकी जो लागत है उसका मूल्य और मुनाफा उसको मिल सके। अगर मुनाफे से कम पे उसकी सब्जी या फल फूल बिकता है तो उसकी भरपाई भावांतर भरपाई योजना से हम लोग कर सके। इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भरपूर पानी देने के लिए हरियाणा सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई है। देश भर के गाँव में, हरियाणा प्रदेश के गाँव में नए नए तालाबों की खुदाई हो रही है, तालाबों की सफाई हो रही है शमशेर जी। और इसके साथ साथ जो सुजल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी दिशा में काम हुआ है। इसके अलावा चाहे अटल भूजल योजना हो, चाहे जल शक्ति मिशन योजना हो, चाहे राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना हो, चाहे जल सिंचाई परियोजना हो, तालाबों का चाहे जीर्णोद्वार हो, परियोजना मेरा पानी मेरी विरासत। एक बात आपने ठीक है, मैं एक नेहरा साहब, आपने कहा कि सरकार अपने स्तर पर तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, तालाब खुदाई का काम हो रहा है, जोहड़ों का एक तरह से पुनरुद्धार करने का काम हो रहा है, और भी कई योजनाएं हैं उन पर काम हो रहा है, मेरा पानी मेरी विरासत पर काम हो रहा है। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है, हम तो अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें आम आदमी की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है सरकार को? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताऊं, सरकारी स्तर पर जो कोशिशें हो रही हैं, अगर उसमें
कहां कमी रह गई है या आमजन का आपको सहयोग नहीं मिल रहा, उसका एक कारण बताता हूं। हरियाणा में 36 ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें 12 सालों से भूजल स्तर में 2 गुने से ज्यादा गिरावट आ गई है, और उनमें से 11 ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर धान की फसल नहीं होती है। हम मेरा पानी मेरी विरासत की बात करते हैं। 1.5 लाख एकड़ में किसानों को हमने प्रेरित किया कि वहां पर वो धान की फसल ना लगाएं, लेकिन एक चिंताजनक आंकड़ा यह है कि इनमें से 11 ब्लॉक तो ऐसे हैं जहां पर धान की पैदावार ही नहीं होती है। ये एक बड़ा चैलेंज है, उनको साथ लाना एक चैलेंज है। उस पर क्या लगता है आपको, लोग साथ आ रहे हैं सरकार के, या उस पर कुछ काम होता हुआ दिख नहीं रहा? शमशेर जी देखिए, जनता का बड़ा अच्छा सहयोग इसमें हमें मिला है। अगर 1.5 लाख एकड़ के अंदर हरियाणा प्रदेश में जब धान की खेती होती थी, वहां आज धान की खेती ना होके कम पानी की खपत वाली फसलें हैं उनकी पैदा हो रही है, तो मुझे लगता है बड़ी कामयाबी है सरकार की। और इसको 1.5 लाख को हमने 2 लाख एकड़ को ले जाने का लक्ष्य रखा है जी। और इसमें हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पानी की कमी है, तो उसमें जिस तरह से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है, अगर वो एसवाईएल का पानी हमें दे, वो एसवाईएल का पानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बार बार कहने के बावजूद भी आप पार्टी की सरकार हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं दे रही है और चंडीगढ़ को भी हमसे ये झपटना चाहते हैं, तो मेरा उनसे भी ये कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए अगर हरियाणा को एसवाईएल का पानी आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी देंगे तो ये बहुत ठीक रहेगा। मुझे लगता नहीं है वो देंगे, क्योंकि उन्होंने बार बार मना किया है। चलिए, इस पर बात हम मेहरा साहब करते रहेंगे। इस पर सवाल बढ़ा है, सवाल पर एक चर्चा अलग से हो सकती है, रोज हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि एसवाईएल के पानी को लेकर जब भी बात आती है तो जहां पंजाब में जिस पार्टी की सरकार होती है उससे हम पूछ लेते हैं। ये सवाल पूछेंगे मेहर सिंह जी से, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। रमन शर्मा है, पर्यावरण कार्यकर्ता। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपके पास आऊंगा तो एक एक कमेंट जो है मैं पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं से ले लेता हूं। भाटिया साहब, जल संरक्षण को लेकर सीएम ने कहा कि हम कितना ही काम कर लें, लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। क्या लगता है, आम जन जो भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है उसको आप किस एंगल से देखते हैं? और सरकारी स्तर पर प्रयासों की बात नेहरा साहब कर रहे हैं कि हमने इतने काम कर दिए। देखिए शमशेर जी, जो नेहरा जी अभी बात कर रहे थे, हमने ये कार्यक्रम चलाया, ये क्रम जल संरक्षण के लिए, तो ये खाली ये स्कीमें पहले से चल रही हैं। चाहे तालाब पक्के करने की बात हो, चाहे खाले पक्के करने की बात हो, चाहे जल को वो सुधारने की बात हो, चाहे पानी को, वर्षा के पानी को स्टोर करने की बात हो, ये स्कीमें पहले से चल रही हैं। ये खाली 2-2, 4-4 घंटे पूरा दिन मीटिंग करते हैं कि इसका हिंदी संस्कृत में नाम क्या ढूंढा जाए, ये नाम बदलने का काम करते हैं स्कीमों का। ये उसके ऊपर प्रैक्टिकल कोई बात नहीं करते, खाली इसका नाम कैसे रखा जाए कि वो बीजेपी से जुड़ जाए और संस्कृत से, ये संस्कृत को भी, हिंदी को भी ये अपनी बपोती समझते हैं। हिंदी संस्कृत, मैं बीए तक संस्कृत पढ़ा हूं, लेकिन ये है कि वो प्रयोग की बात अलग होती है। ऐसे ऐसे शब्द ये ढूंढ के लाते हैं हिंदी के संस्कृत के, जो किसी भी प्रोग्राम में फिट कर देते हैं, चाहे वो उसमें बात बनती हो ना बनती हो, लेकिन इनको नाम बदलने और हिंदी में अच्छे अच्छे नाम ढूंढने, ये इनकी, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, इनका काम है। जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी, आपने कहा हिंदी में संस्कृत में नाम ढूंढ लेते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने जो नाम रखे, हमने जो नाम जहां तक रखे, मुझे पता है, हमने क्या ध्यान नहीं रखा, क्या उनमें उस प्रकार के नाम रखे जाने चाहिए? शमशेर जी, हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े अधिकारी इनके, सारा अमला इस बात के ऊपर बैठता है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो स्कीम चल रही है, इसका नाम हिंदी में संस्कृत में कौन कौन से शब्दों से रखा जाए, ये इनका काम है। प्रैक्टिकल काम कोई नहीं करती। ठीक है, जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि जन सहयोग, जन भागीदारी बहुत जरूरी है, बड़ी अच्छी बात है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको क्रियान्वयन कैसे किया जाए, खाली ये कह देने से, मैंने भी पूरा उनका वक्तव्य सुना है मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने ये कहा कि हमारे टाइम में जो वो नहर के खाले होते थे, खेतों में जाते थे, खाल बोलते हैं उसको खोदने के लिए गांव के युवा लोग, गांव के किसान इकट्ठे हो जाते थे, जिन जिन की उसमें हिस्सेदारी होती थी, तो वो उसका साफ करने का काम करते थे, उसमें पानी छोड़ा जाता था। इनका, मुख्यमंत्री जी का जो मैं मकसद हूं समझने की मैंने कोशिश की है, वो ये क्या कि ये लोग ही, किसान ही जो करें, लोग जो करें, सरकार को कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, इनका जल संरक्षण कैसे किया जाए, उसके लिए अगर सरकार कोई स्कीम किसानों को या गांव वालों को, शहरों वालों को अगर कोई स्कीम देती है, तो उसमें सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। विरासत की बात करती बाटे साहब, मेरा पानी एक, देखिए ऐसा है, मैं कोई चर्चा हुई है तो फिर सरकार का जो एक आंकड़ा है, 1.5 लाख एकड़ तक किसानों ने धान से तौबा किया है, उनको 7,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार देती है।
लेकिन ये जो आंकड़ा बता रही है सरकार, तो इसमें इसको लेकर आप कह रहे हैं कि भाई कोई योजना लेकर आए, तो ये क्या योजना नहीं है मेरा पानी मेरी विरासत? देखिए, जहां तक योजना की बात है, मैं करनाल जिले से आता हूं। मेरा गांव है काछवा करनाल में। जी। वहां चावल की जो बासमती की फसल है वो होती है। तरावड़ी की मंडी वो हमारे खेतों से, हमारे गांव से 8 किलोमीटर पे तरावड़ी है। तरावड़ी की मंडी से बासमती चावल विदेशों में जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है चावल। तो आप उसको कहो कि चावल की खेती आप बंद कर लो या कपास उगा दो। हमारे गांव में मुझे याद है कि हम छोटे छोटे थे, जब खेतों में जाते थे तो कपास आज से 50, 55, 60 साल पहले वहां कपास की खेती होती थी। लेकिन यहाँ पे कपास की खेती कामयाब नहीं है। हमारे जिले में या जहाँ पे धान की खेती होती है वहां पानी की जरूरत है, वहां धान ही ज्यादा कामयाब होती है। किसान जिन जिलों में कपास सपोर्ट कर रहे हैं, साथ आ रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल अच्छी नई टेक्नोलॉजी है शमशेर जी, नई टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात है, ये बढ़ावा देना चाहिए। ये ठीक है कि किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान उठाकर भी एक हम ऐसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो जीवनदायिनी है। अब अगर थोड़ा सा नुकसान उठाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को सुरक्षित रख पाते हैं, तो इसमें मुझे लगता नहीं किसी को आपत्ति है। और फिर कुछ सहयोग सरकार से मिल जाए तो मुझे लगता है इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी शमशेर जी, मेरा कहना यह है कि ये जो कह रहे हैं कि भाई किसानों को धान की खेती छोड़ देनी चाहिए और दूसरी फसल उगानी चाहिए, सरकार उसके लिए इंसेंटिव देगी। सरकार ने आज तक कितने इंसेंटिव दे दिए उस बात के लिए। हमारे कुरुक्षेत्र हो गया, अंबाला हो गया, करनाल हो गया, पानीपत का कुछ एरिया हो गया, यहाँ धान बहुत मात्रा में होता है। तो कौन सा इंसेंटिव हमारे जिलों में इन्होंने दिया है कि धान की खेती छोड़ के आप दूसरी खेती कर दो? हम जी चलिए सवाल का जवाब नेहरा जी से लेंगे, उनको क्या लगता है, उन्होंने क्या काम किया, अपना सवाल पूछा है। अब ओंकार सिंह जी के पास जाऊंगा, भाटिया साहब, ओंकार सिंह जी से सवाल है। ओंकार सिंह जी, ठीक है, ये संकट आज का नहीं है, बहुत पुराना संकट है और केवल हरियाणा का नहीं है, देश का नहीं है, दुनिया का एक बहुत बड़ा संकट है। धरती पर पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है, जिस पर पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर मेरे साथ रमन शर्मा जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा, जो सिस्टम हमने बनाया है आज तक पानी को बचाने के लिए, किसी भी सरकार में रहा हो, वो कितना कारगर रहा है और आज के दौर में कहां खड़े हैं हम, ये आपको लगता है? ओंकार जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओंकार सिंह जी की आवाज बढ़ाएं। जी हाँ सर, सुन पा रहा हूं जी, बोलिए। शमशेर जी देखिए, जल है तो कल है, ये मेरा मानना नहीं है, सबका मानना है। क्योंकि अगर जल नहीं होगा, जल का कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प के बगैर, जल के बगैर जीवन ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसको बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। जहाँ तक आपने पूछा कि कहाँ तक ये सिस्टम कारगर हुआ, तो अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये सिस्टम कारगर हुआ होता तो ये बातें ना होती। ये सिस्टम कारगर नहीं हुआ, डार्क जोन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने 3 R बताए, रिड्यूस, रिचार्ज और रीयूज। रीयूज रिसाइकलिंग। रिड्यूस का मतलब है हम कम से कम पानी को, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी भरते। इसके लिए जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है इस स्कीम के लिए, और जनता की भागीदारी के लिए जनता को जागरूक करना जरूरी है। मीटिंगें करने से काम नहीं होगा, जनता में जागरूकता लानी जरूरी है कि जितना पानी हमें जरूरत है उतना ही पानी बचे। नहाते समय या कहीं और काम करते समय पानी की वेस्टेज को रोकें। दूसरा इन्होंने बोला रीयूज, बहुत महत्वपूर्ण है। जो वेस्ट पानी, जो नालियों में पानी चला जाता है, उसको रीयूज होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये करेगा कौन? ये मैं तो नहीं कर सकता, शमशेर जी आप भी नहीं कर सकते, ये करेगी तो सरकार। लेकिन सरकार जी रीयूज के लिए क्या कर रही है, ये सरकार देखे। तीसरा इन्होंने बोला रिचार्ज, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब बारिश ज्यादा आती है तो बाढ़ आ जाती है कई स्टेट्स में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने जब सरकार बनाई थी केंद्र में 2014 में, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कहा था, हम नदियों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। प्लान भी दिखाया गया था टीवी पे, आपको याद होगा शमशेर जी, 30 नदी को इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। कहाँ है योजना? ये सिर्फ जुमले देने तक, नारे देने तक बात सीमित रहने का कोई फायदा नहीं है। आज ये बताएं कि नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, वो योजना कहाँ है? गंगा साफ करने की योजना बनाई थी, वो योजना कहाँ है? तीसरा, 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। देखिए, वोट की राजनीति के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा कौन सा बटन है, कौन सा बॉल वाला जो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे? और बंद किया या नहीं?
देखिए हम सबकी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी ने 3 आर बताए, मैं उसमें एक चौथा आर भी जोड़ना चाहूंगा, वो है री प्लानिंग। जैसे हम खेती बाड़ी का काम करते हैं तो हमारे में ड्रिप इरिगेशन है, जो ड्रिप इरिगेशन से पानी कम से कम इस्तेमाल होता है, खालों में पानी जाता ही नहीं, खालों में पानी जाता ही नहीं। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होती है। आप ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दीजिए, खेतों में किसानों को ड्रिप इरिगेशन की नॉलेज दीजिए, उसमें सब्सिडी दीजिए, पाइप दीजिए, सस्ता दीजिए। तो 85% माइक्रो इरिगेशन पे सरकार 85% सब्सिडी देने की बात करती है, क्या उस किसानों को मिल नहीं रही है? उसके लिए किसान अवेयर नहीं है, लेते नहीं है। आप शमशेर जी, ये बातें सारी किताबी हैं। आप जरा एक किसान बन गए ना, सीधे सब्सिडी के लिए अप्लाई कर लेना, आपको भी पता लग जाएगा कितनी सब्सिडी मिल रही है, कितनी नहीं। और एक बात और क्या कि अपनी बात समाप्त करूंगा, ये बोलते हैं भावांतर भरपाई योजना मैंने आरडीए में लिया है। भावांतर भरपाई योजना में मात्र 20-25 लाख रुपए पूरे हरियाणा में खर्च किए गए 2019-20 में। आप देखिए कितना बड़ा हरियाणा। और एक अभी मेरे भाई कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, 1.5 लाख किसानों ने धान छोड़ दिया और उसको आपने रेक्टिफाई किया। आपने 1.5 लाख किसान के बजाय 1.5 लाख एकड़ बोला। इन्होंने तो ये तो झूठ बोलने में विश्वास करते हैं। ऐसे करने से बात नहीं बनेगी। आप जनता की सहभागिता कीजिए, जनता को जागरूक कीजिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डार्क जोन में जाते जा रहे हैं। ठीक है, आपने कुछ सवाल जल्दी से एक बात सब कह के बात समाप्त करूंगा। देखिए कुछ जगह हमारे बाढ़ आ जाती है, कुछ जगह पानी मिलता ही नहीं है। जो नदियां जोड़ने की योजना प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो अगर योजना बन जाती तो हमारे जहाँ जिस एरिया में बाढ़ आती है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वो बाढ़ नहीं आएगी। और जिस एरिया में पानी, ठीक है ओंकार सिंह जी, इस पर तो मैं बात रमन जी से करूंगा कि ये कितना आसान कितना मुश्किल काम है नदियों को जोड़ने का, इस पर बात रमन जी करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिएक्शन, मेहर सिंह मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। मेहर सिंह जी, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और सॉइल को लेकर पूछ ही लेते हैं सब लोग, जिसकी की सरकार हरियाणा में होती है, पंजाब में जिसकी सरकार होती है उस पर आरोप लगा दिया जाता है। पर अब सवाल ये है कि पानी बचाने के लिए आम आदमी की भागीदारी, जन भागीदारी पर बात हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पहले धन्यवाद मौका दिया। जी शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ और मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आपने जैसे सीक्वेंस भी रखा तो भी थोड़ा ठीक करने की जरूरत है आगे से, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। देखिए मेहर सिंह जी, मैं एक आपको बता दूं कि मैं इस मसले पर, मुझे लगता है जिस पार्टी को जिस विषय पर मुद्दे पे बात करनी चाहिए, मुझे आपसे करूंगा। मुझे सीक्वेंस पे हो सकता है कभी आम आदमी पार्टी पहले रखनी पड़े, कभी हो सकता है बीजेपी लास्ट में रखनी पड़े, कभी हो सकता है कांग्रेस को पहले रखना पड़े। उस सीक्वेंस को लेकर मुझे लगता है कि आपको सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं, आपको वक्त उतना ही मिलेगा, आपको वक्त उतना ही मिलेगा जितना बाकी लोगों को मिला है। तो सीक्वेंस को लेकर हम अपने हिसाब से तय करते हैं। जी बोलिए। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद आपसे। जी मेहर सिंह जी, हमें जल के बारे में, हरियाणा में पानी के बारे में पहली तो समस्याएं, पहली बात तो समस्याएं हैं और उसके बाद समाधान क्या होना चाहिए जी। और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा जो आपने पूछा है SYL पे। मेरे मित्र बीजेपी से जो प्रवक्ता हैं नेहरा, तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जो भूजल स्तर है वो नीचे जा रहा है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, 14 डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जिनमें भूजल स्तर ऊपर आ रहा है और उसके साथ वो सैलिनिटी जिसे कहते हैं लवणता, पानी में बिल्कुल नमक घुला हुआ आ रहा है। दादरी, चरखी दादरी है, रोहतक है, झज्जर है और कुछ हद तक हिसार वगैरह भी हैं, फतेहाबाद भी है। तो ये दोनों दो समस्या हैं। ये एक समस्या नहीं है कि पानी सिर्फ नीचे जा रहा है, पानी ऊपर भी आ रहा है और उसके कारण है। जहां पानी ऊपर आ रहा है वहां ये है कि जो इकोलॉजी के हिसाब से जो हमारे सिंचाई होनी चाहिए उस तरह से नहीं होती है। वो फसलें खासतौर पे चरखी दादरी है, रोहतक है और यहाँ पर और झज्जर है, यहाँ पर कोई धान उगाने का औचित्य बनता नहीं है और वहां पर धान उगाए जाते हैं। और जो आपका इंसेंटिव है 7,000 5,000 जो भी आपने नेहरा जी ने बताया, वो बहुत ही तुच्छ है। क्योंकि एक आदमी को अगर वो धान उगाकर 1 एकड़ में अगर उसको 60 या 70 हजार की पैदावार हो जाती है तो आपके 7,000 की क्या वैल्यू है उसमें, जहां 15-20 हजार का बाजरा हो जाएगा तो 7,000 से कुछ बनता नहीं है। दूसरी बात, अब मैं कहता हूं फ्लड इरिगेशन सिस्टम है। अब राइस में जब सरकार भी कहती है कि भाई हम DSR डायरेक्ट सोइंग का यूज करेंगे, अब ये छोटे छोटे टारगेट बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे इसको तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर लेना चाहिए था DSR को। हमारे मित्र हैं करनाल से मिस्टर लाठर,
उन्होंने ये टेक्निक बड़ी अच्छी तरह से दी है और अपने खेत में करते हैं। मैंने भी 1 साल करके देखी है, बहुत अच्छी टेक्निक है, तो उसे अपनाना चाहिए और उसके लिए इंसेंटिव डीएसआर के लिए बहुत अच्छा बढ़ना चाहिए जी। तीसरी बात है, जो आप एमएसपी की बात चलती है, एमएसपी जब पैडी का या धान का इतना अच्छा है बाजरे की अपेक्षा, तो बाजरे में और ये जो मिलेट्स वगैरह का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई हम मोटे अनाज को प्रोत्साहित करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, उस मोटे अनाज के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बिल्कुल निल है। इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, मुझे पूरा कर लीजिए नेहरा साहब, हम आएंगे उस बात पे। तो नेहरा साहब एक मिनट, मुझे सबको बराबर मौका देना, आपके पास आऊंगा, बीच में न टोकी, बहुत गंभीर मुद्दे पर बात हम आज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने बारी का इंतजार करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। अब जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये 1982 में यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का जिक्र मैं करता हूँ, जो मिट्टी का डिपार्टमेंट है, जो इन चीजों को सारा देखता है, जल और मिट्टी, वो उस डिपार्टमेंट में 112 साइंटिस्ट थे, 112 वैज्ञानिक थे जी। आज उस डिपार्टमेंट में मुश्किल से 20 से भी कम हैं। तो जो रिसर्च से हाथ खींचा है सरकार ने, भारत सरकार ने खींचा है, हरियाणा सरकार ने खींचा है, ये इनका डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी से खत्म करें आप मेहर सिंह जी। मैं समाधान पे आ रहा हूँ। हाँ, सबसे बड़ी समस्या जो है, जो माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे हैं, नेहरा साहब एक मिनट, माइक्रो इरिगेशन का 85% सब्सिडी देने के बाद भी जो वो 15% किसान को देना पड़ता है ना, वो 20-25% में ही सारा काम हो सकता है अगर वो प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट करे उसको। ये जो फर्म जो इन्होंने गुजरात से लाके रखी है, मोनोपोली कर रखी है, पैनल बना रखे हैं। ठीक है मेहर सिंह जी, मुझे लगता है कि सवाल पर आप जवाब दें, इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ रमन शर्मा जी, वो बताएंगे, आपने कई सवाल किए हैं, उन पर जवाब लेंगे। हाँ, अभी देता हूँ, लेके पूछिए ना, पानी कब दे रहे हैं? सुनिए सर, पानी इतना मूल्यवान हो गया है कि ये तेल से भी ज्यादा मूल्यवान होने जा रहा है। तो जब तेल को हम पाइपों से पहुंचाते हैं, ये नहरें भी इनकी बड़ी डिफेक्टिव हैं, इनमें सीपेज इतना होता है, कहीं वाटर लेवल। ठीक है मेहर सिंह जी, आप जल्दी से मुद्दे पर आते हैं ना, ये ठीक है, आपने कई बातें बताई हैं, लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे मुझे वक्त नहीं दिया, मुझे रोक दिया बीच में। हाँ ठीक है जी, आप आगे बढ़िए। एसवाइल पर बात कर रहे थे नेहरा साहब, उस पर छोटा सा कमेंट आपका। एसवाइल का पानी कब दे रहे हैं? नेहरा साहब की सरकार जब केंद्र में थी और अब भी है, और उस समय, अरे अभी की बात बताइए ना। एक मिनट नेहरा साहब, सुन तो लीजिए ना। इनकी मिलीजुली सरकार जो थी, आप सुन रहे हैं शमशेर जी? ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है मेहर सिंह जी आपके। अब एक सवाल मैं रमन शर्मा जी से करूंगा। तमाम मैं बताना चाह रहा हूँ कि एसवाईएल पे जब इनकी वहां पर मिलीजुली सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, और कांग्रेस की भी ऐसे रही है पंजाब में और उसमें। आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? नेहरा साहब सुने ना प्लीज, एक बार बात तो पूरी होने दीजिए, जल्दी से बोलिए। सेंटर में जब हमारी सरकार, चलिए, मैं इस मसले पर बात विस्तार से करूंगा, लेकिन रमन शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रमन शर्मा जी, मैं माफी चाहता हूं, मसला इस प्रकार का गंभीर भी है। अब पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन पानी को संरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम किस स्थिति में हैं, कितनी चुनौतियां हम देख पा रहे हैं, और कैसे इसको बचाया जा सकता है, इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। सबको मेरा नमस्कार सर। नमस्कार। जहाँ तक पानी के संरक्षण की बात है, हम शून्य से थोड़ा सा ही ऊपर है। आवाज नहीं आ पा रही रमन जी आपकी, मुझे लगता है कि मोबाइल पे आप आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल पे आ जाएं, मोबाइल पे सुन पाऊंगा आपको मैं जी। रमन जी की बात सुनना बहुत महत्वपूर्ण है जी। हाँ, सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए। हाँ, पानी को अभी कोई हम पानी के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो हमारे को करनी चाहिए जी। गुरुग्राम में सबसे पहला आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंने 2007 में कोका कोला कंपनी की मदद से लगवाया था जी। वो करीब 8 पिट्स थी। उसको मेंटेन करने के लिए भी हमारे को जब सरकार से मदद लेनी पड़ती है गुरुग्राम जैसी जगह पे, तो आप सोचिए सिरसा में या कैथल में या पेहवा में वहां क्या हाल होगा। जहां तक पानी को जोड़ने की बात है, जब बरसात होती है, आज हमारे पास गुड़गांव जैसी जगह या आप फरीदाबाद की बात करें तो वहां पे पुराने पौंड ही नहीं बचे। यहाँ पे एक बादशाहपुर नाला होता था प्राकृतिक, बादशाहपुर नाला खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बिल्डरों को जगह दे दी गई। जब तक आप
उन चीजों की रक्षा नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनको धरोहर नहीं बनाएंगे, तब तक आप पानी को जोड़ ही नहीं सकते। और जब तक जो प्रकृति हमारे को पानी दे रही है, जब तक आप उसको नहीं जोड़ेंगे, आप चाहे SYL की बात कीजिए, कितनी मर्जी नदियां ले आइए, चाहे बर्फ के पहाड़ यहाँ पे ले आइए, वो भी नहीं बचेंगे, वो भी मैले हो जाएंगे। जी। आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपके इस शो की मैं बहुत तारीफ करूंगा, मेरे को याद रहेगा, शायद मरते दम तक याद रहेगा, जो रीयूज है। रीयूज हम कहाँ कर रहे हैं? ना कांग्रेस की सरकार में था, ना बीजेपी की सरकार में है। हम लोग, मैं NGT में बैठा हूं, मेरा अभी एक ऑर्डर, मेरे एक अभी ऑर्डर आया 28 तारीख को, उसके अंदर जो ओपन स्पेसेस है पूरे हरियाणा की, उसकी पैमाइश का ऑर्डर हुआ है। सर, किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और उन ओपन स्पेसेस में अगर हम पानी को जोड़ लेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप हो जाएगी। और जितनी बरसात गिर रही है, आप हर साल करीब 1.5 फुट एवरेज, मैं पूरे हरियाणा की बता रहा हूं, मैं किसी एक जगह की नहीं बता रहा हूं, आपका जो वाटर लेवल है वो अप हो जाएगा अगर आप ये ही कर लें। और दूसरा, जो पानी का वेस्टेज है, वो सबसे ज्यादा तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है सर। इनके जितने कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को ये अगर 1 महीने के लिए, साल में या 5 साल में 2 महीने के लिए ये जल मित्र बना दें, जो उसके ऊपर काम करें। जहां ये वोट मांगने जाते हैं, वहां हर एक से एक रिक्वेस्ट करनी है सर, एक अवेयरनेस है। अगर ये कर देंगे तो ये सारा काम हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं, हम जब बात करते हैं, अगर किसी के घर में पानी पीने जाते हैं, अगर वो पानी बचता है तो मेरी आदत है, मैं उठ के वो पौधे में डाल देता हूँ, कम से कम जमीन में जाएगा। अगर हम आदत बना ले तो हम कहीं पे भी जोड़ सकते हैं पानी सर। इसके अंदर तू मैं वाली बात ही नहीं है। ये एक हमारा फ्यूचर है जो नेक्स्ट जनरेशन को हमने देना है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बातें रमन जी आपने बताई हैं। इनमें हमारे विल पावर महत्वपूर्ण काम करती है और पानी का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नेहरा साहब, वक्त मेरे पास और इस पूरे प्रकरण में चर्चा करने के लिए आगे इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन ये मसला गंभीर है। इस मसले पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। इस पर चर्चा जितनी हो उतनी कम है, जितना इस पर विस्तार से बातचीत उतनी कम है, क्योंकि कार्यक्रम में चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग आएँ, चाहे पर्यावरणविद आएँ, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना है, लेकिन लोगों तक ये बात जरूर जानी चाहिए कि आप इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें और अपनी तरफ से सुनिश्चित करें कि हमें बेवजह पानी को बर्बाद नहीं करना है। यही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। बाकी पार्टियों का अपना अपना नजरिया हो सकता है। बहुत शुक्रिया नेहरा साहब, भाटिया साहब, ओंकार सिंह जी, मेहर सिंह जी, रमन शर्मा जी, मुझसे बातचीत के लिए। तो आज बड़ा मुद्दा में बात इसी मसले पर कर रहे थे कि पाताल में पानी चला गया, लेकिन इस पानी जैसे विरासत को बचाना भी जरूरी है। बचाएंगे कैसे, इसके लिए सरकारी स्तर पर कोशिशें करना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो योजनाएं चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकाल में लाई जाएं, चाहे वो इस वक्त हरियाणा की मनोहर सरकार जिन पर काम कर रही है या पहले भी योजनाएं चल रही हैं, उनको लेकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा और उस जागरूकता अभियान में हर आदमी को उस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब तक इस मुहिम का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, तब तक जो डार्क जोन की बात हो रही है, जो 2004-05 में हरियाणा में 55 के आसपास थे, 85 हो गए, आने वाले दिन में हो सकता है इनकी संख्या 100 के पार चली जाए। पर यह तब हो पाएगा जब हम पानी को बचाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और इस डार्क जोन को कहीं ना कहीं यहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें खबर फास्ट।